हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 2 जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मीनिंग होता है जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स या डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करना। तो हम लोग डिफरेंट जो किंगडम्स हैं उनके बारे में इसमें स्टडी करने वाले हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी एरिस्टोटल हैं। एरिस्टोटल जो है फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। मतलब क्लासिफिकेशन का जो शुरुआत होता है, ग्रुपिज्म का जो शुरुआत होता है वो एरिस्टोटल ने किया था। एरिस्टोटल ने प्लांट्स को क्लासीफाई किया 3 ग्रुप्स में, हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स के मतलब होता है जो बहुत स्मॉल प्लांट होते हैं उनको हर्ब्स कहते हैं, जो मीडियम हाइट के प्लांट होते हैं उनको सर्ब्स कहते हैं, और जो लंबे प्लांट्स होते हैं, बहुत टॉल प्लांट्स होते हैं, उनको ट्रीज कहा जाता है। तो ये जो 3 ग्रुप्स है ये बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मतलब बाहरी कैरेक्टर को देख के ही 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था प्लांट्स को, कोई भी इंटरनल कैरेक्टर को नहीं देखा गया था। एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, वन विथ रेड ब्लड एंड द अदर विदाउट रेड ब्लड। कुछ जानवर जिनके पास रेड ब्लड था उनको एक ग्रुप में रख दिया गया, जिनके पास रेड ब्लड नहीं था उनको अलग ग्रुप में रख दिया गया। जैसे कुछ इंसेक्ट्स आप देखेंगे जिसके पास रेड ब्लड नहीं होता है, जैसे कि कॉकरोच। फादर ऑफ बॉटनी थियोफास्टस है। उन्होंने एक बुक भी लिखा है जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसमें कि आपको प्लांट्स के बारे में दिया हुआ है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्लोस लिनियस है। लिनियस ने ही 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो लिनियस ने दिया है। और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या आता है? तो प्लांटी ग्रुप एंड एनिमालिया ग्रुप आता है। पहले 2 ही किंगडम हम लोग पढ़ते थे, एक प्लांटी और एक एनिमालिया। अब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन उसके बाद आया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है इर्नेस्ट हैकल ने दिया है, जिसमें कि प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमालिया आया। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया था, जिसमें मोनेरा ग्रुप को ऐड किया गया। फिर जो फाइनली आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि इम्पॉर्टेंट भी और आपको याद भी रखना है ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था और कब दिया था। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. व्हिटेकर ने 1969 में दिया है। तो 5 किंगडम क्या क्या हुए? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमालिया। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है, वायरस, वायरोइड एंड लाइकेंस आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। वायरस, वायरोइड और लाइकन को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं इंक्लूड किया गया है। इसका रीजन जो है इसके बारे में एक्चुअली हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के लास्ट में। वायरस और वायरस जो होते हैं वो एसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये जब लिविंग सेल के अंदर रहते हैं तो ये लिविंग की तरह एक्ट करते हैं, लेकिन जब ये इन्वायरमेंट में रहते हैं तो ये नॉन लिविंग थिंग की तरह एक्ट करते हैं। लाइकेन जो होता है वो 2 ऑर्गेनिज्म का बना हुआ है, फंजाई और एल्गी। फंजाई और एल्गी के सिम्बायोसिस को हम लाइकेन कहते हैं। तो इस तीनों को जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया गया। नेक्स्ट है 3 डोमेन थ्योरी। 3 डोमेन थ्योरी जो है जिसको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, ये कार्ल होस ने दिया था। तो इन्होंने जो मोनेरा किंगडम है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक यू बैक्टीरिया एंड दूसरा आर्के बैक्टीरिया। तो मोनेरा को ही 2 भाग में डिवाइड किया गया, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। और बाकी जो किंगडम्स है वो सारे सेम रहेंगे, आपको बस मोनेरा को डिवाइड किया गया, बाकी चारों किंगडम जो है सेम रहे। इस तरह से टोटल 6 किंगडम हो गए। नेक्स्ट जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसका बेसिस क्या था, क्या क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का? तो इसने एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों कैरेक्टर को देखा। जैसे कि इंटरनल कैरेक्टर्स में सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन मतलब बॉडी कैसा दिखाई देता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशन मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी इसने इंक्लूड किया था। तो अभी हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं और ये आप लोग को इम्पॉर्टेंट है, याद भी रखना है। इसमें हम लोग को एक टेबल देखना है जो एनसीईआरटी में टेबल दिया है 2.1, उस टेबल को देखना है जिसमें कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का पूरा कंप्लीट एक समरी दिया हुआ है। जितने भी 5 किंगडम्स हैं उनके एक शॉर्ट डिटेल, कैरेक्टर्स का शॉर्ट डिटेल दिया हुआ है। जैसे कि इधर आप देख सकते हैं कैरेक्टर्स लिखा हुआ है, सेल कैसा है, सेल वाल कैसा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सब क्राइटेरिया है। सेल टाइप में देखेंगे तो मोनेरा किंगडम जो है वो प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे किंगडम्स यूकैरियोटिक्स हैं। प्रोकैरियोटिक किसको कहते हैं? तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा और बाकी सेल ऑर्गेनल्स लाइक जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, ये सब भी प्रेजेंट रहते हैं यूकैरियोटिक सेल में।
तो सिर्फ एक मोनेरा किंगडम है जो कि प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे किंगडम यूकैरियोटिक है। सेल वॉल जो होता है मोनेरा का नॉन सेलुलोजिक होता है, मतलब सेलुलोज का नहीं बना है, ये बना है पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड का। प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल रह भी सकता है, किसी में एब्सेंट भी हो सकता है। फंजाई के पास सेल वॉल है लेकिन वो भी सेलुलोज का नहीं बना है, वो बना है काइटिन नाम के सब्सटेंस का, जो कि एक तरह का होमोपोलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है। प्लांटी के पास सेल वॉल होता है और वो सेलुलोज का बना हुआ रहता है। एनिमालिया के पास सेल वॉल होता ही नहीं है, वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके पास होता है और नहीं होता है, तो ये डिपेंड करता है कि प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में सबके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा, प्रोकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहेगा। नेक्स्ट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर। तो मोनेरा किंगडम और प्रोटिस्टा किंगडम दोनों यूनिसेलुलर है, बाकी किंगडम जो है मल्टी सेलुलर है। तो मल्टी सेलुलर में टिश्यू लेवल तक भी हो सकता है, ऑर्गेन लेवल हो सकता है या ऑर्गेन सिस्टम लेवल हो सकता है। टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर कोई एक पार्टिकुलर फंक्शन करता है तो उसको हम टिश्यू कहते हैं। जब बहुत सारा टिश्यू मिलकर कोई एक फंक्शन करता है तो उसको ऑर्गेन कहते हैं। जब बहुत सारा ऑर्गेन मिलकर एक फंक्शन करता है, एक पार्टिकुलर स्पेशल फंक्शन करता है, तो उसको ऑर्गेन सिस्टम कहते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब में बहुत सारे ऑर्गेन मिलकर एक ही फंक्शन करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो सकता है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में या तो ऑटोट्रॉपिक रहेगा या तो हेटरोट्रॉपिक रहेगा। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है जो अपना खाना खुद बनाता है। ऐसा प्राणी जो अपना खाना खुद बनाता है उसको ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, और ऐसा प्राणी जो दूसरे पे डिपेंड रहता है खाना के लिए उसको हेटरोट्रॉपिक कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक में फिर दो है, केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। केमोसिंथेटिक का मीनिंग होता है जो केमिकल्स को यूज करके खाना बनाते हैं, और फोटोसिंथेटिक का मीनिंग होता है जो सनलाइट को यूज करके खाना बनाते हैं। हेट्रोट्रॉपिक में फिर आपका आ जाता है सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। प्रोटिस्टा जो है ये भी ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। फंजाई कम्प्लीटली हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, या तो सैप्रोफाइट हो सकते हैं या तो पैरासाइट। सैप्रोफाइट का मीनिंग होता है जो सड़े गले चीज़ों को खा के जिंदा रहता है, उसको हम लोग सैप्रोफाइट बोलते हैं। पैरासाइट का मतलब होता है जो दूसरे के बॉडी पर रह के उससे खाना लेता है, तो उसको हम लोग पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट बॉडी के ऊपर भी रह सकता है, बॉडी के अंदर भी रह सकता है। अगर बॉडी के ऊपर पैरासाइट रहता है तो उसको इक्टो पैरासाइट कहते हैं, और अगर बॉडी के अंदर रहता है तो इंडो पैरासाइट कहते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो कम्प्लीटली ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, उसमें भी सनलाइट को यूज करके खाना बनाते हैं, तो वो फोटोसिंथेटिक हो गए। एनिमल्स सारे हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, तो हेट्रोट्रॉपिक में या तो होलोजोइक या तो सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक मैंने बताया हुआ है कि जो सड़े गले चीज़ों पे डिपेंड रहते हैं, और होलोजोइक का मतलब होता है जो पहले अपना खाना इंजेस्ट करते हैं, अंदर खाना लेते हैं, उसके बाद उसका डाइजेशन करते हैं, तो उसको होलोजोइक कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा जो होता है वो कम्प्लीटली हम लोगों ने अभी देखा कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कम अंडर मोनेरा। प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी मैंने बताया प्रोकैरियोटिक सेल के पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, और ना ही कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनस होता है, कोई सेल ऑर्गेनस भी इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। मोनेरा किंगडम में जब हम लोग देखेंगे तो बैक्टीरिया का सेल भी देखेंगे हम लोग डिटेल में। नेक्स्ट मोनेरा का कुछ और फीचर्स देखते हैं। जैसे जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है, उसको कि न्यूक्लियोइड भी कहा जाता है या प्रोक्रोमोसोम भी कहते हैं हम लोग। डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है तो उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो सोल मेंबर होते हैं किंगडम मोनेरा का। किंगडम मोनेरा का जो मेन मेंबर होता है, इंपॉर्टेंट मेंबर होता है, वो बैक्टीरिया होता है, और बैक्टीरिया आर द मोस्ट एबुंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया ही है। मोस्ट एबुंडेंट का मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला। बैक्टीरिया को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था ल्यूवेनहुक के द्वारा इन 1676 में। दे कैन लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट लाइक हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट्स, स्नो एंड ओशंस। बैक्टीरिया के पास बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से है कि वो किसी भी एक्सट्रीम हैबिटेट में रह सकता है, जैसे बहुत गर्म पानी, बहुत ठंडा, बहुत जैसे डेजर्ट्स एरिया हो गए, समुद्र की गहराई में भी ये लोग जिंदा रह सकते हैं। बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो पैरासाइट की तरह रहते हैं दूसरे के बॉडी पे। पैरासाइट का मीनिंग मैंने अभी बताया, जो दूसरे के बॉडी पे रह के उससे खाना लेता है, उसको पैरासाइट कहते हैं। एवरेज साइज क्या हो सकता है किसी बैक्टीरिया का, तो 2.0 से 2.6 माइक्रोमीटर लंबा और 1 to 1.5 माइक्रोमीटर चौड़ा हो सकता है। बहुत स्मॉल होता है ये साइज में। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन है, तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया मीन्स डायलेस्टर न्यूमोनिस्टिक। तो ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है।
ये सिंपल होता है स्ट्रक्चर में, बट बिहेवियर जो होता है इनका बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ये देखने में इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल दिखाई देगा बैक्टीरिया का, लेकिन इनका बिहेवियर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट कुछ और फीचर्स देखते हैं, जैसे सेल वॉल कैसा है। तो सेल वॉल जो होता है बैक्टीरिया का बना हुआ रहता है पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन भी बोलते हैं। और पेप्टिडोग्लाइकन कंपोजिशन है आपका पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड का। सेल वॉल जो होता है बैक्टीरिया का एक और परत लगा हुआ है, सेल वॉल के ऊपर बाहर में एक और परत लगा हुआ है जिसको कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या हुआ, ग्लाइकोकैलिक्स हुआ, उसके अंदर में सेल वॉल आता है। ग्लाइकोकैलिक्स जिसको म्यूसिलेज सीथ भी कहा जाता है, वो अगर थिक और टफ है, थिक का मतलब हुआ मोटा और थोड़ा सा टाइट है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसको कैप्सूल कहा जाता है। अगर ग्लाइकोकैलिक्स इज थिन एंड लूज सीथ देन उसको स्लाइम लेयर कहा जाता है। लूज है, पतला है तो उसको स्लाइम लेयर कहेंगे, ठीक है, मोटा है और टफ है तो उसको कैप्सूल कहेंगे। तो ज़्यादातर बैक्टीरिया के पास कैप्सूल ही होता है, स्लाइम लेयर कुछ बैक्टीरिया के पास होता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेमी परमिएबल होता है, मतलब जो मटेरियल्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो इन एंड आउट कर सकते हैं, अंदर बाहर कर सकते हैं सेल के। और बना हुआ है सेल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन का, जैसे कि यूकैरियोट्स के होते हैं। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल का और यूकैरियोटिक सेल का सेम होता है। द इनफोल्डिंग्स और एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मिसोसोम। जो मिसोसोम है, जब हम लोग बैक्टीरिया का फिगर देखेंगे तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फोल्ड करता है, तो उसको जो है मिसोसोम कहा जाता है। नेक्स्ट, ये अभी मैंने बताया द इनफोल्डिंग इज कॉल्ड मिसोसोम। बैक्टीरिया में भी मोटाइल और इमोटाइल, नॉन मोटाइल, मतलब बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया मोटाइल भी होते हैं, मतलब मूव करने वाले एक जगह से दूसरे, और कुछ जो होते हैं मूव नहीं कर पाते। तो जो मोटाइल होते हैं उनके पास फ्लैजिला होता है मूव करने के लिए। फ्लैजिला एक ऑर्गन होता है जो टेल की तरह होता है, जो उसको स्विम करने में या मूव करने में हेल्प करता है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉप्स। ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं, मतलब दूसरे पर डिपेंड होते हैं खाना के लिए, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं। और हेटरोट्रॉप्स में भी हम बोल सकते हैं डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर का मतलब होता है जो दूसरे चीज़ों को सराने गलाने का काम करता है, उसको हम लोग डिकम्पोजर्स कहते हैं। बैक्टीरिया आर 4 टाइप्स बेस्ड ऑन द शेप। शेप के आधार पर, बाहर से कैसा वो दिख रहा है उस आधार पर बैक्टीरिया 4 टाइप्स के हैं। पहला है कोकस, जो कि स्पेरिकल है शेप में, आप फिगर देख सकते हैं स्पेरिकल शेप, उसका प्लूरल होगा कोकाई। नेक्स्ट है बेसिलस, जो कि रॉड शेप्ड होता है और उसका प्लूरल होगा बेसिली। और एक और जो तीसरा ग्रुप है उसको कहते हैं स्प्रीलियम, स्पाइरल शेप का होता है, तो स्प्रीलियम नाम रखा हुआ है, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होता है। व्यूब्रियम जो होता है कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, इनका शेप देखने में कॉमा की तरह रहेगा, तो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया को व्यूब्रियम कहा जाता है, और प्लूरल इसका व्यूब्रियो हो गया। नेक्स्ट जो बैक्टीरिया होता है उसका सेल वाल के आधार पर बैक्टीरिया को 2 भाग में डिवाइड किया गया। एक है आर्किया बैक्टीरिया और नेक्स्ट है यू बैक्टीरिया। तो पहले हम लोग देख लेते हैं आर्किया बैक्टीरिया के बारे में। आर्किया बैक्टीरिया जो है मोस्ट प्रीमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल है अर्थ में। मोस्ट प्रिमिटिव, जब सबसे शुरुआती बोल सकते हैं, सबसे पुराना बोल सकते हैं, इसीलिए इसको ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल या एंशियंट बैक्टीरिया भी कहा जाता है। बहुत पुराना बैक्टीरिया है, शुरुआती बैक्टीरिया है ये, जो अभी भी जिंदा है, इसीलिए इसको ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल कहा जाता है। दे डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग ए वेरी कॉम्प्लेक्स सेल वाल। इनका जो सेल वाल होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है दूसरे बैक्टीरिया के मुकाबले, इसलिए वो एक्सट्रीम हैबिटेट में भी जिंदा रह सकता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा हॉट स्प्रिंग्स हो गए, स्नो हो गए, ओशंस हो गए, यहाँ भी ये जिंदा रह सकते हैं। तो एक्सट्रीम हैबिटेट के आधार पर बैक्टीरिया जो है 3 टाइप्स के हैं, जैसे कि हेलोफाइस। हेलोफाइस मतलब बैक्टीरिया लिविंग इन सॉल्टी एरिया, जो बैक्टीरिया बहुत खरा पानी में रह सकते हैं, मरीन वाटर में रह सकते हैं, उनको हेलोफाइस कहा जाता है। थर्मो एसिडोफाइस, बैक्टीरिया लिविंग इन हॉट स्प्रिंग, जो गर्म पानी का कुंड होता है, गर्म पानी का झरना होता है, उसमें भी कुछ बैक्टीरिया मिलता है जिसको हम कहते हैं थर्मो एसिडोफाइस। मिथेनोजेंस, बैक्टीरिया लिविंग इन मार्सी एरिया। मार्सी एरिया मतलब जो दलदल होता है उनमें जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसको मिथेनोजेंस कहते हैं। मिथेनोजेंस के बारे में कुछ लिखा हुआ है, जैसे मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स लाइक काउस, बफेलोज। जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं जो पाज करते हैं, जैसे कि काउज हो गए, बफेलोज हो गए, ये अपना खाना पहले खाते हैं फिर मुंह में लाके उसको डाइजेस्ट करते हैं, तो उसको हम लोग रूमिनेंट एनिमल्स कहते हैं। तो
तो इन एनिमल्स के जो गट होता है, इंटेस्टाइन होता है, उसमें मिथेनोजेन बैक्टीरिया पहले से ही मौजूद रहते हैं। तो जब इनका गोबर निकलता है बॉडी से बाहर, तो गोबर में भी कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं और ये बैक्टीरिया मीथेन गैस के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। मीथेन गैस को बायोगैस भी कहते हैं, क्योंकि लिविंग थिंग गैस का प्रोडक्शन कर रहा है, तो मीथेन गैस को हम लोग बायोगैस कहते हैं। और मीथेन गैस का मतलब जो बायोगैस है उसका यूज जो विलेज होता है, गाँव में जो होता है, कुकिंग में यूज किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए जो डंग में होता है कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, तो डंग मतलब गोबर होता है। तो गोबर में मिथेनोजेन बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो कि मीथेन गैस या बायोगैस का प्रोडक्शन करता है। तो ये हो गया आर्के बैक्टीरिया में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में, और स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया भी हम लोग देखेंगे। एक डायग्राम जो रहेगा वो ड्रॉ करेंगे बैक्टीरिया का। इस वीडियो में इतना ही। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू।